देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, पिछले कई दिनों से गांव से दूर एक बाजार में ये अफवाह फैली हुई थी कि उस बाजार में एक चुड़ैल घूमती है जो लोगों को मारकर उसका खून पीती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो हमें भी नहीं पता था। खैर, जब कोचिंग सेंटर पर जब कंप्यूटर क्लास के चलते मेरा सिस्टम खराब हो गया तो हमारे टीचर ने उसे ठीक करने के लिए उसी बाजार में जाने को कहा। पर जब टीचर ने उस बाजार का नाम लिया तो हमारे भी पसीने छूटने लगे। दरअसल मैकेनिक की जो दुकान थी वो बाजार से बाहर थी, जिस वजह से हमें आने में थोड़ी देर हो जाती और हमें कुछ भी हो सकता था। खैर, टीचर के कहने पर मैं और मेरा एक दोस्त रविंदर, हम दोनों कंप्यूटर को लेकर उस बाजार की ओर चल दिए और किस्मत से हमें वो दुकान मिल भी गई। तभी मैंने कंप्यूटर को मैकेनिक के हाथ में दे दिया और साथ ही हमने सर से भी बात करवा दी थी और इसी बीच हम दोनों भी फ़ोन चलाने लगे। कुछ देर के बाद जब वो कंप्यूटर ठीक होने वाला था तब फिर से उस मैकेनिक ने बताया कि कंप्यूटर की बाईं तरफ की स्क्रीन के ऊपर एक बड़ी खरोंच आ गई है और उसे ठीक करने के लिए उसे और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। जब हम दोनों उस कंप्यूटर को लेकर यहाँ तक आ ही गए थे तो हमने सोचा कि अब तो हम इसे लेकर ही चलेंगे, लेकिन जब सर से बात हुई तो उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि अब हमें घर चले जाना चाहिए, हम कल सुबह इस कंप्यूटर को लेकर आ जाएंगे क्योंकि रात को यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बस इसी बात ने हम दोनों के अंदर कड़वाहट पैदा कर दी। हम दोनों अब चाहते थे कि हम किसी भी हालत में इस कंप्यूटर को सेंटर पर ले जाएं और सर को दिखा दें कि चुड़ैल जैसी कोई चीज़ नहीं होती और बस ये कहने की बातें होती हैं, या फिर यूँ कहें कि सिर्फ ये अंधविश्वास होता है। हमारे टीचर का मकान भी हमारे कंप्यूटर सेंटर के बगल में बना हुआ था तो उन्हें घर जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, लेकिन हमारा घर हमारे सेंटर से भी काफ़ी दूर था तो ऐसे में हमें घर जाने में काफ़ी समय लगता। शायद इसीलिए सर ने हमें कहा था कि हम जल्दी लौट जाएं। फिर लगभग 2 या 3 घंटे बिताने के बाद वो कंप्यूटर ठीक हुआ और उसके ठीक होते ही हम दोनों ने उसे बाइक पर रख लिया। सर ने तो हमें मना कर दिया था कि हम अपने अपने घर लौट जाएं। मैं उस कंप्यूटर को अब सीधा सेंटर पर ही छोड़ने वाला था। उमेश जी सर का घर वहीं बगल में बना हुआ था तो हमें उस कंप्यूटर को लेकर सीधा उमेश जी के घर पर ही देना था। फिर जब हमने एक नज़र घड़ी की तरफ मारी तो मैंने देखा कि अब रात के लगभग 9:45 हो रहे थे और अब चारों तरफ काफ़ी अंधेरा हो गया था। वैसे तो मैंने काफ़ी बार इस तरह से सफ़र तय किए थे, लेकिन इसके बाद भी ना जाने क्यों, लेकिन आज इस सफ़र को लेकर मैं काफ़ी सीरियस था। उसके बाद मैं बाइक पर सवार हुआ और बाइक को लेकर हम दोनों वहाँ से निकलने लगे। निकलते उस मैकेनिक ने कहा कि बेटा ज़रा संभल कर जाना, रास्ता कुछ ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन उसके बाद मैंने उसकी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। मैंने बाइक को इतनी तेज़ गति से चलाना शुरू कर दिया कि अब हमें आसपास की चीज़ भी ठीक से नज़र नहीं आ रही थी और ऊपर से रात के अंधेरे में बाइक की रोशनी के सामने जो जानवर आकर हमसे टकरा रहे थे वो कभी कभी तो हमारी आंखों में तकलीफ़ कर रहे थे, जिस वजह से मैं अपनी आंखों को मसलता जा रहा था। इतने में ही ना जाने हमारी बाइक को क्या हुआ कि वो एकदम से झटका खाने लगी। ऊपर से इस रास्ते पर मुझे काफ़ी कम गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। अब तक मैंने एक चीज़ तो अच्छी तरह से नोट की थी कि इस हाईवे के ऊपर मुझे इतनी चहलकदमी नज़र नहीं आ रही थी। ऊपर से यहाँ पर इतना ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था कि कोई भी इस चीज़ से डर जाए। ऊपर से जब हमारी बाइक बंद हो गई तो मुझे तो अजीब सी फीलिंग आई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी जाल में फंस गया हूँ। एक तो हमारे पास कंप्यूटर था और ऊपर से बाइक का इस तरह से बंद हो जाना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत की तरह हो गया था। मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर इसी बीच मैंने अपने दोस्त वीरेंद्र को कहा, चल यार बाइक को नीचे उतर कर देखते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। रविंद्र इन चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से समझ जाता था, लेकिन जब उसने भी बाइक की पूरी तरह से जाँच कर ली तो उसे भी इस चीज़ का पता नहीं चल पाया कि आखिर बाइक को हुआ क्या था। फिर उसके बाद उसने बाइक का प्लग निकाला और उसे देखने लगा तो उसने देखा कि प्लग भी एकदम सही था और बाइक भी अच्छी तरह से करंट पकड़ रही थी। फिर बाइक में मिस्टेक कहाँ हुई थी यही सब जानने के लिए जब हमने अपने उमेश जी सर को फ़ोन लगाने की कोशिश की
तो उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। दरअसल यहाँ पर नेटवर्क बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था और ऐसी हालत में हम किसी को फ़ोन तलक नहीं कर सकते थे। अब बस हमें इंतज़ार था तो किसी के आने जाने वाले साधनों का। इधर हमने अपने घर वालों को ये बोल दिया था कि हम आज सेंटर पर जाकर लेट जाएंगे, और दूसरी तरफ उमेश जी सर को तो ये मालूम ही नहीं था कि हम सेंटर पर आ रहे हैं। उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि हम अभी तक तो अपने अपने घर पहुंच गए होंगे। इसलिए एक बात तो पक्की हो गई थी कि हमें दोनों तरफ से कोई सहायता नहीं मिलने वाली थी। हमें अपना रास्ता अब खुद ही बनाना था, लेकिन इस रास्ते को बनाने के लिए हमें किन किन कठिनाइयों से सामना करना था ये हम खुद नहीं जानते थे। काफ़ी देर तक हम किसी गाड़ी या बाइक वाले के आने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि इस सड़क के ऊपर लोगों का इतना ज़्यादा चलन नहीं था, जिस वजह से अब मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस वक्त हम करें तो करें क्या। काफ़ी देर तक इधर उधर की बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे याद आया कि यहाँ से महज 1 किलोमीटर आगे मेरे एक दोस्त का घर पड़ता था। अगर हम किसी तरह से इस कंप्यूटर को लेकर वहाँ तक पहुँच गए तो शायद हम आराम से उसके घर पर रुक सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें इतने भारी भरकम कंप्यूटर को अपने सर पर घसीटना था, जिसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। लेकिन इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। इसलिए हमने कंप्यूटर उठाया और उसके बाद अपनी बाइक को वहीं झाड़ू के पीछे खड़ा कर दिया, ताकि किसी चोर की नज़र उसके ऊपर ना जा सके। और उसे वहाँ खड़ा करने के बाद मैं और रविंदर हम दोनों उस दोस्त के घर की तरफ बढ़ने लगे, जिस दोस्त के घर जाने पर हम दोनों को आज के लिए सुविधा मिल सकती थी। लेकिन उसके घर जाने में भी हमें अभी काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला था। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था, इसलिए हम दोनों लगातार चलते जा रहे थे। एक तो हमारे पास वो कंप्यूटर था और ऊपर से हमारे पैर भी काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लगे थे। अभी हम कुछ दूर आए ही थे कि तभी हम दोनों को ऐसा लगा जैसे कि हमारे शर्ट को किसी ने पीछे से पकड़ रखा है और वो हमें पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। हम दोनों आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन अब हमें बहुत ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई हमारी शर्ट को पकड़कर हमें पीछे की तरफ खींच रहा है। पहले तो मैंने अपने आसपास में देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने दोस्त रविंद्र की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उसकी हालत भी थोड़ी ख़राब थी। वो भी अब काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था। हालांकि कंप्यूटर तो अभी मेरे सर पर था, लेकिन उसकी स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कंप्यूटर मेरे सर पर नहीं बल्कि उसके सर पर था। फिर मैं उसके ऊपर हंसते बोला, अरे भाई, तुझे किस चीज़ की घबराहट हो रही है? मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी हम दोनों के सामने से कोई एकदम से गुजर गया। हमें ऐसा लग रहा था कि वो जो भी चीज़ थी वो रॉकेट की रफ्तार से गुजरी थी, जिसको हम दोनों नहीं देख पाए। वो इतनी तेज़ थी कि हम बस आपस में बातें करते रह गए, लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास हो गया था कि कोई सामने से गुजरा था। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। और इससे पहले कि हम कुछ बोल पाते, फिर अचानक से एक बार हमारे पीछे ऐसा ही हुआ। जब हमने पीछे घूम कर देखा तो हमें पीछे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं मुझे अब धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी थी कि ये किसी ऊपरी शक्ति का काम है। और आज से पहले भले ही हम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया करते थे, लेकिन आज इन पैरानॉर्मल एक्टिविटी को मैंने महसूस किया था। मैंने अपने दोस्त रविंद्र को भी बता दिया था कि ये कोई सामान्य चीज़ नहीं थी, बल्कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। दोस्तों, मेरी बात सुनकर वो भी डर गया था, लेकिन जो हकीकत थी मैंने उसी को उसके सामने जाहिर किया था। और इससे पहले कि हम कोई और कदम उठा पाते कि अचानक से हमें अपने सामने की तरफ एक काला काला साया नजर आने लगा। उस अंधेरी रात के अंदर किसी काले काले धुएं के रूप में मंडराने वाले इस धुएं को देखकर हमारी तो हवा टाइट हो गई थी। हम दोनों बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे और हम दोनों पीछे खिसकने लगे। मुझसे ज़्यादा रविंद्र की हालत ख़राब होने लगी थी। और इससे पहले कि हम दोनों कुछ कर पाते कि अचानक से वो काला साया हमारे पूरे शरीर के ऊपर मंडराने लगा। अब हम दोनों की ही हालत बिगड़ने लगी थी। लेकिन इससे पहले कुछ और हो पाता, मैंने उस कंप्यूटर को साइड में रखा और अपने दोस्त रविंद्र को अपने पीछे की तरफ भागने का इशारा किया। हम दोनों अब उस सड़क पर सरपट भाग रहे थे। उस सड़क के ऊपर पड़े सूखे पत्ते भी हमारे पैरों के नीचे आकर दबते जा रहे थे
और उनकी आवाज़ गूंज रही थी। फिर कुछ देर तक तो हम दोनों ऐसे ही भागते रहे और जब हमने बार बार पीछे मुड़कर देखा तो हमें वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया था। हमें लगा कि अब हम दोनों बच गए हैं, इसलिए धीरे धीरे हमने सांस लेना शुरू कर दिया और हमने अपने कदमों की स्पीड को कम कर दिया। अब हम अपने उस दोस्त के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे जिसका घर यहीं बगल में बना हुआ था और हम उसके घर जाते ही उसे पूरी बात बताने वाले थे। लेकिन तभी ना जाने रविंद्र को क्या हुआ कि वो एकदम से ज़मीन पर बैठ गया और वहीं किसी पागल इंसान की तरह हरकतें करने लगा। मैं समझ गया था कि उस काली शक्ति का असर इसके शरीर के अंदर भी हुआ है और अब मुझे इसे किसी भी तरह से दीपक के घर तक लेकर जाना होगा। मैंने उसे पकड़ा और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने उल्टा मेरा गला पकड़कर मुझे नीचे गिरा दिया और बात इस कदर बढ़ गई कि वो मुझे मारने पर उतारा हो गया। फिर किसी तरह से मैंने तो अपनी जान बचाई और वहाँ से भागते हुए मैं सीधा दीपक के घर आ गया। अब मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन दीपक के घर आकर मैंने उसे पूरी बात बता दी। दोस्तों, मेरी बात सुनते ही उसने अपना माथा पकड़ा और कहा, मुझे नहीं लगता कि अब रविंद्र कभी बच पाएगा। दोस्तों, सच कहूँ तो उस दिन के बाद रविंद्र आज तक घर नहीं लौटा और उसका कोई ठिकाना नहीं रहा कि वो कहाँ गया। आज भी जब मैं उस दिन के बारे में सोच लेता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि उस दिन मैं रविंद्र को अपने साथ क्यों नहीं ला पाया। हालांकि उसके बाद तो मैं घर लौट आया और सारी बात सभी के सामने जाहिर की, लेकिन आज भी रविंद्र के घर वाले उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो डैन उसे अपने साथ ले गई क्योंकि वो एक डैन थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।